15 दिन हो चुके हैं। कंपनी को हर घंटे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तुरंत जापान की टीम को बुलाओ। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अभी इस मशीन की समस्या को ढूंढ निकालेंगे और सही कर देंगे। सर, इस मशीन की समस्या हमारे बस की नहीं है। किसी और टीम को बुलाना होगा। अगर ये तुम्हारे बस का नहीं है तो इसे कौन करेगा? जल्दी से बुलाओ किसी को। क्या मैंने आप सबको यहां अपनी हार देखने के लिए बुलाया है? जल्दी करो, नहीं तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। साहब, मैं इस इंजन को ठीक कर सकता हूं। तू जानता भी है ये क्या है? क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? अब ये इंजन ठीक करेगा? हाँ साहब, मैं कर सकता हूँ यार। तुझे जरा भी अंदाजा है तू क्या बोल रहा है? अब मैं अपनी औकात दिखाऊंगा और इस इंजन को ठीक कर दूंगा। देखिए कैसे एक जूते पॉलिश करने वाले लड़के ने दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स को उनकी औकात दिखा दी। जब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिट्टी में मिलने वाला था, तब इस लड़के ने मशीन की धड़कन को छूकर वो खराबी ढूंढ निकाली जो सैटेलाइट भी नहीं देख पाए। लेकिन कहानी मशीन के ठीक होने पर खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। साल 2025 का जनवरी महीना था। हैदराबाद की हाईटेक सिटी में कड़ाके की ठंड और धुंध छाई हुई थी। सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन इंद्रप्रस्थ डायनामिक्स की विशाल कांच की इमारत के बाहर एक अजीब सी बेचैनी थी। यह कंपनी भारत की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऑटोमेशन रोबोट्स बनाती थी। आमतौर पर यहां केवल महंगी गाड़ियां और सूट बूट पहने अफसरों की चहल पहल होती थी, पर पिछले 15 दिनों से यहां सन्नाटा पसरा था। कंपनी का सबसे गौरवशाली प्रोजेक्ट वज्र X9 ठप पड़ चुका था। यह एक विशालकाय इंडस्ट्रियल असेंबली यूनिट थी जिसे बनाने में 250 करोड़ का निवेश हुआ था। इस एक मशीन के बंद होने का मतलब था पूरी सप्लाई चेन का रुक जाना। 15 दिनों में कंपनी को 75 करोड़ से अधिक का घाटा हो चुका था, और उससे भी बड़ी बात, कंपनी की ग्लोबल साख दांव पर लगी थी। इमारत की 18वीं मंजिल पर बने बोर्ड रूम में समर प्रताप सिंह खड़े थे। समर एक ऐसा नाम जिसने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ डायनामिक्स को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, सफेद शर्ट की आस्तीनें मुड़ी हुई थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। 15 दिन, समर की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। जापान की टीम आई, जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने सॉफ्टवेयर बदला, हमने मदरबोर्ड तक बदल दिया, फिर भी यह वज्र हिल क्यों नहीं रहा? क्या मैंने आप सबको यहां सिर्फ अपनी हार देखने के लिए रखा है? कमरे में मौजूद 20 सीनियर इंजीनियरों ने अपनी गर्दनें झुका लीं। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर मिस्टर खन्ना ने डरते हुए कहा, सर, हमने हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूरल नेटवर्क सब कुछ चेक कर लिया है। मशीन का डेटा कह रहा है कि सब नॉर्मल है, लेकिन जब हम स्टार्ट बटन दबाते हैं तो वह एरर दिखा देती है। यह समझ से परे है। समर ने गुस्से में अपनी मेज पर हाथ मारा। अगर शाम तक यह मशीन चालू नहीं हुई तो कल के अखबारों में इंद्रप्रस्थ डायनामिक्स के दिवालिया होने की खबर छपेगी। मुझे समाधान चाहिए, बहाने नहीं। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकले और नीचे की ओर चल दिए। ताजी हवा की तलाश में वह मुख्य गेट के पास पहुंचे। गेट के बाहर फुटपाथ पर एक छोटा सा लड़का बैठा था। उम्र मुश्किल से 20 साल, धूल से सने कपड़े, एक हाथ में फटी हुई पुरानी किताब और दूसरे हाथ में जूते चमकाने वाला ब्रश। उसका नाम अमन था। अमन के पास कोई ग्राहक नहीं था। वह अपनी जगह पर बैठा हुआ इंद्रप्रस्थ की ऊंची इमारत को देख रहा था। उसकी नजरें कंपनी के उन बड़े एग्जॉस्ट पंखों और अलार्म लाइट्स पर टिकी थीं, जो हर 10 मिनट में लाल होकर शोर मचाती थीं। अमन के पास ही एक चाय की दुकान थी। जब समर वहां से गुजरे तो उनकी नजर अमन पर पड़ी। उन्हें अजीब लगा कि यह लड़का जूतों पर ध्यान देने के बजाय कंपनी की मशीनों की आवाजें सुन रहा था। समर को क्या पता था कि वह जिसे कबाड़ समझ रहे हैं, वह दरअसल एक अनगढ़ हीरा है। अमन हर दिन यहां आता था। वह सिर्फ जूते पॉलिश नहीं करता था, वह महसूस करता था। वह उन मशीनों के कंपन को समझता था। उसे पता था कि जब वज्र X9 चलती थी तो उसकी आवाज कैसी होती थी, और अब जब वह बीमार है तो उसके भीतर की लय बिगड़ चुकी है। अमन ने धीरे से खुद से कहा, ये लोग गलत नस दबा रहे हैं। दर्द दिल में है और ये पट्टियां पैरों पर बांध रहे हैं।
उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी ने नहीं सुनी, लेकिन चाय वाले ने हंसते हुए कहा, अबे ओए छोटे उस्ताद, अपनी पॉलिश पर ध्यान दे। ये करोड़ों की मशीनें हैं, तेरे बस की बात नहीं। अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दर्द था। उसे पता था कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। लोग उसके फटे कपड़ों को देखते थे, उसके दिमाग को नहीं। वह अपनी फटी हुई किताब, जो असल में उसके नाना के हाथों से लिखे हुए मैकेनिक्स के नोट्स थे, उसे समेटने लगा। अमन के नाना पंडित दीनानाथ कभी इसी शहर के सबसे बड़े मैकेनिक माने जाते थे। वे कहते थे, बेटा, मशीन भी इंसान की तरह होती है। अगर उसे प्यार से सुनोगे तो वह अपनी बीमारी खुद बताएगी। अमन ने बचपन से ही खिलौनों के बजाय टूटे हुए इंजनों और जली हुई मोटरों के साथ समय बिताया था। उसके लिए मशीनों का शोर किसी संगीत से कम नहीं था। अचानक कंपनी के भीतर से एक बहुत तेज अलार्म की आवाज आई। लाल बत्तियां और तेजी से चमकने लगीं। सुरक्षा गार्डों की अफरा तफरी बढ़ गई। अंदर से कुछ इंजीनियर घबराकर बाहर निकले। समर प्रताप सिंह भी वहीं खड़े थे। अमन अब चुप नहीं रह सका। वह अपनी जगह से उठा और गेट के पास जाकर गार्ड से बोला, साहब, अंदर मत भेजिए किसी को। अगर उन्होंने फिर से मुख्य पावर सप्लाई चालू की तो गैस पाइपलाइन फट सकती है। समस्या कंट्रोल यूनिट में नहीं, प्रेशर वॉल्व के नीचे दबे एक छोटे से सेंसर में है। गार्ड ने उसे पीछे धक्का दिया। चल भाग यहां से, भिखारी कहीं का, तू हमें सिखाएगा। समर ने यह सब देख लिया। उन्होंने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने हर विशेषज्ञ की सलाह मानी थी और सब फेल रहे थे। उन्होंने अमन की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां एक दावा था। समर ने गार्ड को रोका और अमन के पास आए। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें कैसे पता कि गैस पाइपलाइन फट सकती है? अमन ने बिना डरे जवाब दिया, साहब, जो आवाज अभी अंदर से आई वह बिजली की नहीं थी, वह हवा के दबाव की थी। आपकी मशीन सांस नहीं ले पा रही है। समर के साथ खड़े इंजीनियर हंसने लगे। सर, ये बच्चा है, इसे क्या पता? लेकिन समर का मन कुछ और ही कह रहा था। उन्होंने एक बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। ठीक है छोटे, अगर तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो चलो अंदर, दिखाओ हमें कि हम क्या गलत कर रहे हैं। पूरा स्टाफ दंग रह गया। एक पॉलिश वाला लड़का अब उस जगह कदम रखने जा रहा था जहां जाने के लिए लोग सालों पढ़ाई करते थे। अमन ने जैसे ही इंद्रप्रस्थ डायनामिक्स के भीतर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे लोक में आ गया हो। वह विशाल मशीन वज्र X9 उसके सामने खड़ी थी। उसने मशीन को देखा और उसके चेहरे पर वैसी ही करुणा आई जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज को देखता है। उसने अपना झोला नीचे रखा और वज्र के करीब जाने लगा। अमन जैसे ही उस विशाल हॉल में दाखिल हुआ, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और मशीनों के तेल की गंध ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ नीली और सफेद रोशनी चमक रही थी। वज्र X9 उसके सामने एक शांत पड़े दैत्य की तरह खड़ी थी। समर प्रताप सिंह के पीछे करीब 15 सीनियर इंजीनियरों की फौज चल रही थी, जिनके चेहरों पर साफ तौर पर नाराजगी और उपहास के भाव थे। सर, यह मजाक की हद है, मिस्टर खन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा। इस लड़के को देखकर लगता है इसने कभी बिजली का बोर्ड तक नहीं छुआ होगा। आप इसे हमारे देश की सबसे कीमती मशीन के पास जाने दे रहे हैं? समर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उनकी नजरें अमन पर थीं। अमन मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। वह बाकी इंजीनियरों की तरह लैपटॉप या डायग्नोस्टिक टूल नहीं निकाल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना दाहिना कान मशीन के मुख्य पैनल पर सटा दिया। वह कुछ सुन रहा था, मशीन के भीतर के उस धीमे कंपन को जो बिजली बंद होने के बाद भी अवशिष्ट ऊर्जा के कारण बना रहता है। कुछ पलों बाद अमन ने अपनी आंखें खोली और कहा, इस मशीन का दिल धड़कना चाहता है, लेकिन किसी ने इसकी धमनियों में गांठ बांध दी है। इंजीनियरों के बीच हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। धमनियां? गांठ? क्या यह कोई मेडिकल क्लिनिक है? एक इंजीनियर ने तंज कसा। अमन ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने समर से पूछा, साहब, क्या मुझे एक पेचकस और एक टॉर्च मिल सकती है? और हाँ, मुझे इस मशीन के पीछे वाले बैकअप चैम्बर की चाबी चाहिए। बैकअप चैम्बर? मुख्य इंजीनियर चौंक गया। वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमने वह हिस्सा 3 बार चेक किया है। वहां सब कुछ पूरी तरह सील है। अमन ने शांति से जवाब दिया, साहब, सील बाहर से है, भीतर से नहीं। समर ने इशारा किया और सामान लाया गया। अमन मशीन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा, जहां भारी धूल और कुछ तारों का जंजाल था।
वहां पहुंचकर उसने एक छोटे से पैनल के पेंच खोले। जैसे ही पैनल खुला, अंदर का नजारा देखकर इंजीनियरों के होश उड़ गए। जो हिस्सा हमेशा सूखा रहना चाहिए था, वहां तेल की बूंदें जम रही थीं। अमन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और बोला, देखिए, यह मुख्य हाइड्रोलिक पाइप नहीं है, यह सेकेंडरी बाईपास है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर मुख्य पाइप फेल हो जाए तो यह काम संभाले। लेकिन यहां किसी ने इस पाइप के वॉल्व को 45 डिग्री पर घुमाकर छोड़ दिया है। इससे प्रेशर आगे नहीं जा रहा और सिस्टम बार बार क्रिटिकल एरर दिखाकर बंद हो रहा है। मिस्टर खन्ना आगे बढ़े और झुककर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह संभव नहीं है। यह वॉल्व अपने आप नहीं घूम सकता। इसे घुमाने के लिए एक खास तरह के रेंच की जरूरत होती है, जो सिर्फ हमारे मेंटेनेंस स्टाफ के पास होता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। समर प्रताप सिंह की आंखों में खून उतर आया। इसका मतलब था कि मशीन खराब नहीं हुई थी, बल्कि उसे खराब किया गया था। यह कंपनी के भीतर का ही कोई आदमी था जो चाहता था कि इंद्रप्रस्थ डायनामिक्स बर्बाद हो जाए। समर ने दांत पीसते हुए कहा, अमन, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? अमन ने सिर हिलाया। सिर्फ वॉल्व घुमाने से काम नहीं चलेगा साहब। प्रेशर गलत दिशा में जाने की वजह से इसके मदरबोर्ड सेंसर के तार भी जलने की कगार पर हैं। मुझे उन्हें फिर से जोड़ना होगा। अगले 2 घंटों तक पूरा हॉल सांस रोककर देखता रहा। अमन, जिसके हाथ कभी जूतों पर ब्रश चलाते थे, अब वे हाथ बड़ी नजाकत से बारीक तारों को छील रहे थे और उन्हें सोल्डर कर रहे थे। उसके काम करने के तरीके में एक अजीब सी लय थी। वह तारों को ऐसे जोड़ रहा था जैसे कोई कलाकार कैनवास पर रंग भरता है। काम के दौरान अमन के माथे पर पसीना आ गया। समर खुद आगे बढ़े और अपने रेशमी रुमाल से उस लड़के का पसीना पोंछा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कर्मचारी दंग रह गया। जिस मालिक से लोग बात करने में कांपते थे, वह एक पॉलिश वाले लड़के की मदद कर रहा था। काम खत्म करने के बाद अमन खड़ा हुआ। साहब, अब आप मुख्य स्विच चालू कर सकते हैं, लेकिन याद रहे, पहले 10 सेकंड तक मशीन एक अजीब आवाज करेगी। डरिएगा मत, वो बस हवा बाहर निकाल रही होगी। समर ने खुद कंट्रोल पैनल की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और स्टार्ट बटन दबा दिया। गोर्र कटक, मशीन ने एक तेज झटका लिया। पूरे हॉल की लाइटें एक पल के लिए टिमटिमाई। इंजीनियर पीछे हट गए। उन्हें लगा धमाका होगा, लेकिन ठीक 10 सेकंड बाद मशीन की वह लाल चेतावनी लाइट बुझ गई और उसकी जगह एक शांत हरी रोशनी जल उठी। मशीन एक मधुर संगीत की तरह गुनगुनाने लगी। हो गया, कोई चिल्लाया। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो इंजीनियर अमन का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब शर्म से नजरें चुरा रहे थे। समर प्रताप सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अमन को गले लगा लिया। तुमने मुझे बचा लिया बेटा। तुमने न सिर्फ मेरी कंपनी बचाई, बल्कि मेरी इज्जत भी बचा ली। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, घर, गाड़ी? अमन ने धीरे से अपना झोला उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मुझे बस मेरी मां की दवाइयों के लिए कुछ पैसे चाहिए। वह बहुत बीमार है। समर का दिल भर आया। तुम्हारी मां, वह कहां रहती हैं? और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? अमन की आंखें थोड़ी नम हो गईं। साहब, पिता के बारे में मैं नहीं जानता। मां कहती हैं वह बहुत बड़े इंसान थे, पर हमें पहचान नहीं पाए। मैं और मेरे नाना जी बस एक छोटे से गैराज में रहते हैं। समर को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अमन का चेहरा गौर से देखा। उसकी नाक की बनावट, उसकी ठुड्डी का वह छोटा सा गड्ढा, उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आने लगे। 18 साल पहले समर भी एक संघर्षरत इंजीनियर थे। उनकी एक प्रेम कहानी थी जिसे उनके रईस परिवार ने कुचल दिया था। जिस लड़की को उन्होंने छोड़ा था, उसका नाम इरा था। समर ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारी मां का नाम क्या है? अमन ने जवाब दिया, ईरा शर्मा। यह नाम सुनते ही समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जैसे पत्थर के हो गए। ईरा, वही लड़की जिसे उन्होंने एक गलत फहमी और अपने पिता के दबाव में आकर छोड़ दिया था। उन्हें बताया गया था कि ईरा ने किसी और से शादी कर ली है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। समर ने कांपते हाथों से अमन के कंधे पकड़े। तुम्हारे नाना, क्या उनका नाम पंडित दीनानाथ है? वही जो पुराने समय में रेलवे में मैकेनिक थे? अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपको नाना जी का नाम कैसे पता साहब? समर वहीं फर्श पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुनिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन आज एक बच्चे के सामने अपनी हार स्वीकार कर रहा था। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा और बोले, मुझे तुम्हारे घर ले चलो।
अभी इसी वक्त हॉल में खड़े लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। मशीन ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब मालिक का दिल टूट रहा था। समर अपनी महंगी गाड़ी में अमन को लेकर शहर की उन तंग गलियों की ओर चल दिए जहां गरीबी और धूल का राज था। जैसे जैसे गाड़ी उस छोटे से गैराज की ओर बढ़ रही थी, समर के दिमाग में यादों का तूफान चल रहा था। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने कभी देखा तक नहीं, वह आज उन्हीं की कंपनी के सामने बैठकर जूते पॉलिश कर रहा था। जिस बच्चे को दुनिया कबाड़ समझ रही थी, वह उन्हीं के खून का हिस्सा था और उसी ने आज उनका साम्राज्य डूबने से बचाया था। गाड़ी एक जर्जर झोपड़ीनुमा गैराज के सामने रुकी। बाहर एक बूढ़ा आदमी जो दीनानाथ थे, एक पुराने इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही समर को देखा, उनके हाथ से पाना गिर गया। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। तुम यहां क्यों आए हो समर? प्रताप सिंह, दीनानाथ की आवाज में कड़वाहट थी। समर ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे दीनानाथ के पैरों में गिर गए। पीछे से अमन यह सब देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका साहब उसके नाना के पैरों में क्यों पड़ा है। भीतर से एक कमजोर आवाज आई, अमन बेटा, कौन आया है? यह ईरा की आवाज थी। समर के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वह धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़े। धुंधली रोशनी में उन्होंने देखा, एक बिस्तर पर एक कमजोर महिला लेटी थी। वह ईरा थी, जो कभी चांद जैसी खूबसूरत थी, पर अब वक्त और बीमारी ने उसे पहचानना मुश्किल कर दिया था। समर ने फुसफुसाते हुए कहा, ईरा। ईरा ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। झोपड़ी के भीतर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी दूभर लग रहा था। समर प्रताप सिंह, जो बड़ी बड़ी डील करते समय कभी पलक नहीं झपकाते थे, आज उस टूटी हुई खाट के सामने घुटनों के बल बैठे कांप रहे थे। ईरा ने अपनी कमजोर नजरों से समर को देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। तुम यहां क्या देख रहे हो समर? ईरा की आवाज सूखी घास की तरह खरखरी थी। यहां वह ऐशो आराम नहीं है जो तुम्हें पसंद था। यहां सिर्फ बीमारी है, कबाड़ है और एक बेटा है जिसने अपने बाप का चेहरा कभी नहीं देखा। समर ने रोते हुए ईरा का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन ईरा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे बताया गया था कि तुमने अपनी मर्जी से शहर छोड़ दिया है। मुझे मेरे पिता ने कहा था कि तुमने किसी रईस खानदान में शादी कर ली है। समर ने अपनी सफाई पेश की। बाहर खड़े नाना जी दीनानाथ भीतर आए और गरजते हुए बोले, झूठ, सरासर झूठ। तुम्हारे पिता यहां आए थे समर। उन्होंने हमें यह कहकर अपमानित किया था कि एक मामूली मैकेनिक की बेटी कभी इंद्रप्रस्थ की बहू नहीं बन सकती। उन्होंने ईरा को पैसे दिए थे ताकि वह गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म कर दे, लेकिन मेरी बेटी ने उन पैसों को तुम्हारे पिता के चेहरे पर मार दिया और उस दिन के बाद हमने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। अमन दरवाजे पर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसके हाथ में वही पॉलिश वाला ब्रश था जो अब उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके लिए यह सब किसी डरावने सपने जैसा था। जिस आदमी ने अभी उसे गले लगाया था, जिसे उसने अपना मसीहा समझा था, वही उसके दुखों का कारण था। तो आप मेरे पिता हैं? अमन की आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी जिसे सुनकर समर का कलेजा फट गया। अमन धीरे धीरे समर के पास आया। मैं हर दिन आपकी इमारत के बाहर बैठता था, धूल फांकता था। लोग मुझे ठोकर मारते थे, आपके गार्ड मुझे गाली देते थे और आप अपनी बड़ी गाड़ी में बगल से निकल जाते थे। क्या कभी एक बार भी आपके दिल ने नहीं कहा कि बाहर जो बच्चा बैठा है वह भूखा हो सकता है, वह आपका अपना हो सकता है? समर के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ रो सकते थे। उन्होंने अमन को छूना चाहा, पर अमन पीछे हट गया। मशीन को तो मैंने ठीक कर दिया साहब, क्योंकि वह लोहे की थी, पर जो दिल आपने तोड़ा है उसे जोड़ने का हुनर मेरे पास नहीं है। तभी समर का फोन बजा। यह ऑफिस से मिस्टर खन्ना का फोन था। समर ने फोन काट दिया, लेकिन फिर एक मैसेज आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। मैसेज में एक वीडियो था कंपनी के सीसीटीवी फुटेज का। उसमें साफ दिख रहा था कि मिस्टर खन्ना ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने आधी रात को मशीन के साथ छेड़छाड़ की थी। समर को समझ आ गया कि साजिश कितनी गहरी थी। मिस्टर खन्ना प्रतिद्वंद्वी कंपनी के साथ मिले हुए थे और वे चाहते थे कि समर बर्बाद हो जाएं ताकि वे कंपनी को कौड़ियों के दाम खरीद सकें। लेकिन अमन की बुद्धिमानी ने उस साजिश को नाकाम कर दिया था। समर अचानक खड़े हुए। उनकी आंखों में अब पश्चाताप के साथ साथ एक नया संकल्प था। उन्होंने ईरा की ओर देखा और कहा, ईरा,
मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं हूं। मैंने जो वक्त तुम दोनों से छीना है वह मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में यहां और एक पल नहीं रहने दूंगा। अमन मेरा बेटा है और वह इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ है, जूते पॉलिश करने के लिए नहीं। दीनानाथ ने उसे टोकना चाहा, लेकिन समर ने उनके हाथ जोड़ लिए। बाबूजी, मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। मैं ईरा का इलाज दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में कराऊंगा। अमन को वह सब दूंगा जिसका वह हकदार है। ईरा ने अमन की ओर देखा। वह देख सकती थी कि उसका बेटा कितना प्रतिभाशाली है, लेकिन गरीबी ने उसके पंख काट दिए थे। उसने भारी मन से सिर हिला दिया। अगले कुछ घंटों में सब कुछ बदल गया। जो इलाका कभी एम्बुलेंस की आवाज से डरता था, आज वहां लग्जरी कारों का काफिला खड़ा था। अमन और उसकी मां को शहर के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया गया। समर ने खुद रात भर अस्पताल के गलियारे में बैठकर इंतजार किया। 2 दिन बाद जब ईरा की हालत स्थिर हुई, समर अमन को लेकर वापस अपनी कंपनी इंद्रप्रस्थ डायनामिक्स पहुंचे। लेकिन इस बार अमन गेट पर नहीं, बल्कि समर की बगल वाली सीट पर बैठा था। जैसे ही वे मुख्य गेट पर पहुंचे, वही गार्ड जिसने अमन को धक्का दिया था, वह सलामी ठोकने के लिए खड़ा हो गया। अमन ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। समर ने अमन का हाथ पकड़ा और उसे सीधे बोर्ड रूम में ले गए, जहां सभी इंजीनियर और मिस्टर खन्ना बैठे थे। समर ने मेज पर हाथ पटकते हुए सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीन चालू कर दी। मिस्टर खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। मिस्टर खन्ना, समर की आवाज ठंडी और घातक थी। आपने सोचा था कि आप मेरी मशीन खराब करके मुझे सड़क पर ले आएंगे, लेकिन आप भूल गए कि जिस सड़क पर आप मुझे भेजना चाहते थे, वहीं से मुझे मेरा सबसे बड़ा हीरा मिल गया। पुलिस अंदर आई और खन्ना को हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगी। जाते जाते खन्ना ने अमन की ओर देखा और कहा, एक पॉलिश वाले ने मुझे हरा दिया, यह मुमकिन नहीं है। अमन ने शांति से जवाब दिया, साहब, पॉलिश जूतों पर की जाती है, दिमाग पर नहीं। मेरा दिमाग हमेशा से साफ था, आपकी नीयत में धूल जमी थी। पूरा बोर्ड रूम तालियों से गूंज उठा। समर ने घोषणा की, आज से अमन इस कंपनी का चीफ टेक्निकल कंसल्टेंट होगा। यह पढ़ाई भी करेगा और साथ ही हमारी मशीनों की रूह को भी समझेगा। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अमन के मन में अभी भी एक कसक थी। वह अमीर तो हो गया था, लेकिन क्या वह अपने पिता को कभी दिल से अपना पाएगा? क्या वह उस आदमी को माफ कर पाएगा जिसने उसकी मां को 18 साल तक तड़पने के लिए छोड़ दिया था? रात को जब समर और अमन अस्पताल के कमरे में ईरा के पास बैठे थे, तब समर ने एक पुरानी डायरी निकाली। वह डायरी समर के पिता की थी। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर अमन और ईरा के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। एक ऐसा राज जिसने 18 साल की इस पूरी नफरत की दिशा ही बदल दी। अस्पताल के उस कमरे में केवल मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। समर के हाथ में वह पुरानी धूल भरी डायरी थी। अमन और ईरा की नजरें उस डायरी पर टिकी थीं। समर ने कांपते हुए स्वर में पढ़ना शुरू किया। वह डायरी समर के स्वर्गीय पिता ठाकुर विक्रम सिंह की थी। डायरी के पन्नों में 18 साल पहले का वह सच दर्ज था जिसे दुनिया से छिपा दिया गया था। जैसे जैसे पन्ने पलटे, सच्चाई की एक भयावह तस्वीर सामने आने लगी। ईरा, समर ने अपनी रुंधी हुई आवाज में कहा, मेरे पिता सिर्फ एक कठोर इंसान ही नहीं थे, वे डरे हुए भी थे। इस डायरी के मुताबिक उस समय हमारे खानदान के कुछ दुश्मनों ने तुम्हारी जान लेने की धमकी दी थी। उन्हें पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पिता को लगा कि अगर वह तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेंगे तो वे लोग तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को मार डालेंगे। डायरी में लिखा था, आज मैंने ईरा के पिता को डरा धमकार शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। समर मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहा है। उसे लगता है कि मैं उसकी खुशी का दुश्मन हूं, पर उसे कैसे बताऊं कि अगर वह ईरा के पास गया तो वे गुंडे उन दोनों को जिंदा जला देंगे। मैंने समर से झूठ कहा कि ईरा ने पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। यह बोझ मैं अपनी कब्र तक ले जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईरा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस नफरत को उसने 18 साल तक पाल रखा था, वह एक पल में रेत के महल की तरह ढह गई। समर बेगुनाह नहीं था क्योंकि उसने संघर्ष नहीं किया था, लेकिन वह उतना गुनहगार भी नहीं था जितना उसे समझा गया। वह भी अपने पिता के बुने हुए झूठ के जाल का शिकार था। अमन ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी मुट्ठियां जो गुस्से में भींची हुई थीं, अब ढीली पड़ गई थीं। उसने महसूस किया कि किस्मत ने उनके साथ एक बहुत क्रूर खेल खेला था। समर ने अमन का हाथ थाम लिया। बेटा, मैंने जो खोया है
उसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। अमन ने पहली बार समर की आंखों में गहराई से देखा। उसे वहां एक पिता की तड़प दिखी। उसने धीरे से कहा, पापा। यह एक शब्द समर के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। उन्होंने अमन को सीने से लगा लिया और फफक फफक कर रो पड़े। 18 साल का सूखा एक पल में खत्म हो गया। 6 महीने बाद इंद्रप्रस्थ डायनामिक्स का रूप पूरी तरह बदल चुका था। कंपनी के मुख्य द्वार पर अब कोई गार्ड किसी गरीब बच्चे को धक्का नहीं देता था। समर ने कंपनी के बाहर एक हुनर केंद्र स्किल सेंटर खोला था, जहां सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों की मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। कंपनी के भीतर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। आज वज्र X10 मशीन का नया और उन्नत संस्करण का अनावरण होना था। लेकिन आज इस मशीन का उद्घाटन कोई बड़ा नेता या विदेशी मेहमान नहीं करने वाला था। मंच पर समर प्रताप सिंह खड़े थे। उन्होंने माइक संभाला और कहा, आज हम जिस नई मशीन को लॉन्च कर रहे हैं उसका पूरा डिजाइन और आर्किटेक्चर एक ऐसे इंजीनियर ने तैयार किया है जिसने कॉलेज की डिग्री नहीं बल्कि फुटपाथ के धक्के खाकर अपनी शिक्षा पूरी की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं गर्व के साथ पेश करता हूं इंद्रप्रस्थ के नए भविष्य को, अमन प्रताप सिंह। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अमन, जो अब एक महंगे सूट में था लेकिन जिसकी सादगी वैसी ही थी, मंच पर आया। उसके साथ उसके नाना जी दीनानाथ भी थे, जो अपनी नई सफेद कमीज में बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। ईरा, जो अब काफी स्वस्थ हो चुकी थी, सामने की कतार में बैठी थी। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए गौरव के आंसू थे। अमन ने माइक पर आकर सिर्फ एक बात कही, मशीनें लोहे और कोड से नहीं बनती, वे उस नियत से चलती हैं जो उन्हें बनाने वाले के दिल में होती है। मैंने जूते पॉलिश करते हुए यह सीखा कि चमक बाहर से नहीं, रगड़ने से आती है। आज मैं जहां हूं वह सिर्फ मेरा हुनर नहीं, मेरी मां का संघर्ष और मेरे पिता का मुझे ढूंढ लेने का साहस है। समारोह के बाद समर और अमन कंपनी की छत पर खड़े थे, जहां से पूरा हैदराबाद शहर रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा था। समर ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम्हें उस दिन कैसे पता चला था कि मशीन के उस छोटे से वॉल्व में ही समस्या है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े स्कैनर्स उसे नहीं देख पाए थे? अमन मुस्कुराया और उसने अपनी जेब से वही पुराना घिसा हुआ जूता चमकाने वाला ब्रश निकाला। उसने कहा, पापा, जब आप नीचे झुककर जूते पॉलिश करते हैं तो आपकी नजरें उन बारीक चीजों पर पड़ती हैं जिन्हें ऊपर खड़े लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गरीबी ने मुझे वह नजर दी जो अमीरी कभी नहीं दे सकती थी। समर ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक ठंडी सुकून भरी सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा उनसे कहीं ज्यादा समझदार और बड़ा इंसान बन चुका है। अमन ने वह ब्रश अपनी कंपनी के म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में रखवा दिया। उसके नीचे एक छोटी सी पट्टी पर लिखा था, हुनर की कोई औकात नहीं होती, हुनर खुद अपनी औकात बनाता है। इंद्रप्रस्थ डायनामिक्स अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वह एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां जूतों की धूल झाड़ने वाले बच्चे भी सितारों को छूने का सपना देख सकते थे। और अमन, वह अब केवल एक वारिस नहीं था, वह उन लाखों बच्चों की उम्मीद बन चुका था जो आज भी फुटपाथ पर बैठकर मशीनों की आवाज में अपना भविष्य ढूंढते हैं। किस्मत ने उन्हें तोड़ा था, वक्त ने उन्हें आजमाया था, लेकिन अंत में प्यार और हुनर ने उन्हें फिर से एक कर दिया। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिविल टीवी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाता रहेगा। धन्यवाद।